Hello everyone, welcome to my channel मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनसाइट्स। जनरल साइंस रेलवे ओरिएंटेड जो हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं उसका आ चुका क्लास नंबर 24। ठीक है, तो लगभग बहुत सारे क्लासेस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, एंड फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है साउंड। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में, तो ये अच्छे से करना होगा साउंड को। ठीक है, और आपको पता है कि रेलवे का जो भी वनडे एग्जाम है, जैसे कि आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी टेक्नीशियन, आरपीएफ, उन सब एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास वन चैप्टर टाइप, मतलब एक क्लास में आज जैसे हम लोग साउंड करेंगे। ठीक है, तो साउंड पूरा डिस्कस करेंगे, थ्योरी वाला सेक्शन कवर करेंगे आज के लेक्चर में। उसके साथ जो भी एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज वगैरह कुछ है तो उसको भी साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर के बारे में बात करें तो फिजिक्स का ये साउंड वाला सेक्शन होगा, इसका 8 नंबर लेक्चर। ठीक है, 8th लेक्चर होगा फिजिक्स का। इसके पहले हम लोगों ने 7th लेक्चर फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया। अगर कोई भी लेक्चर मिस हो गया होगा तो आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट में है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अगर सिलेबस के ऊपर आएंगे फिजिक्स के, एक बार एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया हुआ है या रेलवे में जो भी सिलेबस फॉलो करता है उसमें उसमें कि हम लोगों का कौन सा चैप्टर हो चुका है। एक तो यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके बाद मोशन, ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। अच्छा, एक चीज़ कि यहाँ पे हम लोग जो लाइट का दो चैप्टर है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों को अभी छोड़ दिया। ठीक है, तो इसके बाद साउंड आज हो जाएगा। तो साउंड के बाद नेक्स्ट जब फिजिक्स का चैप्टर होगा तो एक करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये दोनों अभी स्किप है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इनसे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो कि आज का लेक्चर हो जाएगा तो 8 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लाइट का, अगर ये दोनों बहुत बड़ा है इसलिए दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया होगा। ठीक है, तो और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों करेंगे। उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर एंड सोर्स ऑफ एनर्जी करके पूरा फिजिक्स को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और आपको पता है कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर लास्ट बाकी है, बायोलॉजी का भी ऐसे 3 और 4 लेक्चर बाकी है, और फिजिक्स में ऐसे तो 3 चैप्टर बाकी है, लेकिन इसको डिवाइड किया हुआ है तो 4 चैप्टर बाकी है इसके बाद। तो धीरे धीरे 2 हफ्ते में पूरा हम लोग का साइंस और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी चैप्टर के ऊपर आते हैं। जो हमारा मेन चैप्टर है आज का साउंड, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ है इन डिटेल्स हर एक के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ क्वेश्चंस वगैरह है सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और इमेज के माध्यम से भी समझेंगे। अच्छा, साउंड के ऊपर आते हैं। तो साउंड क्या होता है बेसिकली, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड क्या होता है। साउंड बेसिकली क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, बहुत रिपीटेटिव मोड में वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये वाइब्रेट करेगा, इससे ही क्या प्रोड्यूस होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जो कोई ऑब्जेक्ट रिपीटेटिवली वाइब्रेट करता है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि साउंड, और साउंड क्या होता है, एक एनर्जी होता है। साउंड एक कहीं पर यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ तो यहीं से दूसरी जगह साउंड ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो एक स्थान से दूसरी स्थान जा सकता है थ्रू मीडियम की मदद से जाएगा। ठीक है, और बाद में देखिए कि क्यों मीडियम की मदद से जाता है, कौन नहीं जाता है, ये बाद में धीरे धीरे देखेंगे। तो साउंड क्या होता है, एक टाइप ऑफ एनर्जी होता है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। साउंड इज ऑलवेज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की मदद से प्रोड्यूस होता है। विदाउट वाइब्रेशन साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, तो वाइब्रेशन अगर ना हो तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, और वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन इज द बैक एंड फोर्थ मोशन होता है ऑब्जेक्ट का। कोई ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ मतलब कोई रिपीटेटिव मोड पे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसको ही हम बैक एंड फोर्थ मतलब रिपीटेटिव मोड में कोई एक्शन हो रहा है, इसको ही हम वाइब्रेशन बोलेंगे। ठीक है, रिपीटेटिव मोड पे कोई एक्शन अगर हो रहा है इसको बोलेंगे वाइब्रेशन। ठीक है, अच्छा, प्रोपागेशन ऑफ साउंड किसको बोलेंगे, प्रोपागेशन ऑफ साउंड। प्रोपागेशन ऑफ साउंड, प्रोपागेशन मतलब ट्रैवलिंग, साउंड कैसे ट्रैवल करता है एक स्थान से दूसरी जगह।
ठीक है। द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपगेशन ऑफ साउंड। जो साउंड ट्रैवल करता है ना, मान लीजिए कहीं पर आप एक रूम है, रूम के एक कोने में एक स्पीकर बजा दिए, ठीक है, और एक कोने में आप हो, तो इस कोने से इस कोने तक तो साउंड पहुंच रहा है ना, तो साउंड तो ट्रैवल कर रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, प्रोपगेशन बोलेंगे, ठीक है। एज द पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेट्स दे मूव नियर बाई पार्टिकल्स ट्रांसमिटेड द साउंड फर्दर थ्रू द मीडियम, ठीक है। तो क्या होता है, मान लीजिए एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है जो भी है, इसमें साउंड आएगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेट करेगा, फिर ये वाइब्रेट करेगा, इसके मदद से ये वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, करके यहाँ पे आप खड़े हो, आपके कानों में ये साउंड आके पहुँचेगा, ठीक है। तो साउंड क्या होता है, बेसिकली एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करेगा रिपीटेटिव मोड में, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है, थ्रू द मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है थ्रू द मीडियम। मीडियम कौन सा हो सकता है, कोई सॉलिड मीडियम हो सकता है, ठीक है, कोई लिक्विड मीडियम हो सकता है, और गैसियस एयर का मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। 3 टाइप ऑफ मीडियम से साउंड ट्रैवल कर सकता है। अच्छा, हमारे बॉडी में एक वॉइस बॉक्स नाम के एक स्थान है, ठीक है, वॉइस बॉक्स करके। लैरिंग्स जो होता है ना हमारा, ये ट्रैकिया के ऊपर वाला सेक्शन को लैरिंग्स बोलेंगे ना, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। हम लोग जो बातें करते हैं, जो भी होता है, तो इसके मदद से होता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे वॉइस बॉक्स, जहाँ से क्या होता है, जो भी हम लोग आवाज़ निकालते हैं, बातें करते हैं, इसके मदद से होता है, ठीक है। यहाँ पर लैरिंग्स में क्या रहता है, वोकल कॉर्ड रहता है, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को वॉइस बॉक्स नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स रहता है, लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड रहता है, तो उसके मदद से हम लोग बातें वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी वेव के बारे में देखेंगे, तो कौन से टाइप ऑफ वेव होता है मेनली, और साउंड कौन से टाइप ऑफ वेव में आते हैं, ठीक है। मेनली हमारा वेव 2 टाइप का हम लोग जानते हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम नॉन मैकेनिकल वेव बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम नॉन मैकेनिकल वेव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 टाइप ऑफ नॉन मैग्नेटिक वेव, जिसमें कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे लाइट अगर मान लीजिए कहीं पर लाइट, यहाँ पे कोई टॉर्च लाइट आपने ऑन किया, ठीक है, कहीं पर वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान। यहाँ पे आप लोग लाइट देख सकते हो, ठीक है। तो लाइट में क्या हुआ, कोई माध्यम की या मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ा प्रोपागेशन के लिए, ठीक है। प्रोपागेशन मतलब ट्रैवलिंग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रैवल करना, इसको बोलेंगे पार्टिकल का ट्रैवल करना, इसको बोलेंगे हम प्रोपागेशन। तो लाइट में क्या होता है, नो रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम होता है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल वेव में क्या होता है, रिक्वायर ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, इसमें मीडियम की जरूरत होता है, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों टाइप ऑफ मीडियम, कोई भी अगर एक मीडियम होगा तो ये ट्रैवल करेगा, अगर मीडियम नहीं होगा तो ये ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, साउंड एक एग्जाम्पल होता है, जो आज का चैप्टर हमारा मेन चैप्टर है, जो साउंड क्या होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है, ठीक है। तो साउंड आप क्या बोलेंगे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज 1 टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। तो साउंड इज 1 टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव, ये याद रखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर लाइट जो होता है, लाइट वैक्यूम में कितना इसका स्पीड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। अच्छा, कुछ इस टाइप का मैकेनिकल वेव देखने को मिलता है, जैसे कि ये इक्विलिब्रियम एक्सिस हो गया, ऐसे ट्रैवल करता है, ठीक है। अच्छा, और मैकेनिकल वेव के अगर डिवीजन के बारे में बात करेंगे, पहले तो वेव 2 टाइप का हो गया, एक हो गया हमारा नॉन मैकेनिकल, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक हो गया मैकेनिकल वेव, ठीक है। और मैकेनिकल वेव भी फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक को बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर पार्टिकल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जो वेव जा रहा है, वेव मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन पार्टिकल कौन सी दिशा पे प्रोपागेट करेगा, इस दिशा पे, ठीक है,
देख सकते हो इस दिशा पे प्रोपेगेट कर रहा है पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स है वेव जिस दिशा पे जा रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेव के पार्टिकल है, ये पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर प्रोपेगेट करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो इस टाइप ऑफ वेव को हम बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो याद रखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पार्टिकल जो ऑसिलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव के डायरेक्शन कौन सी दिशा पे, इस दिशा पे। पार्टिकल कौन सी दिशा पे जा रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर है हमेशा। ठीक, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल में ठीक उल्टा होता है, जहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ द वेव होता है और पार्टिकल की ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में होता है। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव, मतलब जो डायरेक्शन में, मान लीजिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन पे वेव है, लेकिन पार्टिकल की डायरेक्शन या वाइब्रेशन भी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मेनली पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल मतलब इस दिशा पे हो रहा है वेव की प्रोपगेशन और इसी दिशा पे होगा पार्टिकल की ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया। ठीक है, अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दो चीज़ हमेशा देखने को मिलेगा। एक तो होता है इसका अच्छा देखते हैं बाद में। अच्छा, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड में क्या होता है, वाइल द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव टू रीजन आर फॉर्म बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अच्छा, जब साउंड प्रोपगेशन हो रहा है, प्रोपगेशन मतलब ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ट्रैवल दो टाइप, बहुत टाइप का होता है, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव फॉर्म में ट्रैवल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ट्रैवल हो सकता है। लेकिन ये ट्रैवल जब होगा या प्रोपगेट जब करेगा वेव, तो यहाँ पे दो अलग अलग रीजन फॉर्म होता है। ठीक है, रीजन कैसे फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस सोर्स से, कोई एक सोर्स है यहाँ पे। ठीक है, इस सोर्स से साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो साउंड निकलने में ये पार्टिकल्स है जिसके मीडियम हो गया। ठीक है, ये मीडियम हो गया और ये हो गया हमारा जो ऑब्जर्वर हो गया, ये हो गया। ठीक है, कान है। और यहाँ पे साउंड के जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे देख सकते हैं कहीं कहीं बहुत डेंस है, कहीं कहीं पर बहुत लाइट पार्टिकल्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो डेंस पार्ट जगह है, जो डेंस सेक्शन है, इसको बोलेंगे कॉम्प्रेशन, और जो लाइट सेक्शन है जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत डेंसिटी बहुत कम है, इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। तो दो रीजन, अलग अलग रीजन प्रोपगेशन के टाइम बनता है। एक को बोलेंगे कॉम्प्रेशन, जहाँ पे डेंसिटी बहुत हाई रहेगा, ठीक है, पार्टिकल्स की, और प्रेशर बहुत हाई रहेगा। डेंसिटी हाई रहेगा तो सिमिलरली प्रेशर हाई हो जाएगा। और रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है, लो डेंसिटी, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, डेंसिटी बहुत कम है, सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक अगर मान लीजिए एक स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये बचपन में बहुत सारे खेलते हैं ना इस ऐसा टाइप ऑफ स्प्रिंग से, तो इसको अगर हम खींचेंगे ना सामने की दो साइड में, तो अगर इसको खींचने के बाद छोड़ देंगे तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा। कहीं पर बहुत ज़्यादा स्प्रिंग की जो लूप है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहीं पर बहुत कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत डेंसिटी जहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा इसको कंप्रेशन बोलेंगे, और डेंसिटी जहाँ पर कम हो जाएगा इसको बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, ये दो जो छोटे छोटे चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली, जैसे कि साउंड क्या होता है, साउंड के प्रोपगेशन कैसे होता है, वेव्स कितने टाइप ऑफ वेव्स होता है, एंड जो लाइट एंड साउंड कौन से टाइप ऑफ वेव में पड़ता है। और मैकेनिकल वेव में फर्दर हमने डिवाइड देखा कि ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है। ठीक है, और प्रोपगेशन ऑफ साउंड में जो कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अच्छा, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में देखेंगे, उसके पहले एक चीज़ देख लेते कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए तो होता है ना, साउंड इज़ वन टाइप ऑफ, क्या होता है, साउंड इज़ वन टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव हो गया, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए क्या मीडियम की ज़रूरत होता है। तो मीडियम हमने क्या डिस्कस किया, ये मीडियम गैसियस मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है, सॉलिड मीडियम हो सकता है। लेकिन कौन से मीडियम में साउंड ज़्यादा तेज ट्रैवल करेगा, ये होगा सॉलिड में, देन क्या होगा, देन लिक्विड में, देन गैसेस में। ठीक है, तो जो डेंसर मीडियम में क्या होता है, एक क्या हो रहा है, लिक्विड में ज़्यादा तेज साउंड स्पीड में ज़्यादा स्पीड है साउंड का, फिर लिक्विड है, फिर गैस है। क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि सॉलिड कोई पार्टिकल होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर जो भी स्ट्रक्चर है ये बहुत डेंस है। ठीक है, तो ये डेंस है, इसलिए इससे जो जितना ज़्यादा पार्टिकल डेंस होगा, ठीक है, तो उससे उतनी ज़्यादा
क्या साउंड ट्रैवल कर सकता है, ठीक। उसके बाद लिक्विड के अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो लिक्विड में थोड़े थोड़े पार्टिकल्स बहुत थोड़े थोड़े दूर होता है, तो इसलिए इससे थोड़ा कम होगा। एंड गैस में बहुत दूर दूर पार्टिकल्स रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, थोड़ा और भी धीरे चलेगा, ठीक है। तो जो जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा उसमें उतना ट्रैवल उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो गैस सॉलिड में बहुत ज़्यादा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसियस में। अच्छा, अभी बात करेंगे हम एक चीज़ के ऊपर जिसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ द साउंड, फिर वेव लेंथ क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज़ के ऊपर इन डिटेल्स बात करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में साउंड like all waves travel at a certain speed and has the properties of frequency and wavelength। तो साउंड क्या करता है, साउंड कोई भी एक मीडियम में एक सर्टेन स्पीड से ट्रैवल करता है। तो अगर कोई भी साउंड एक स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास कोई फ्रीक्वेंसी होगा ज़रूर, और एक वेवलेंथ ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप बात करेंगे कि ये साउंड और साउंड वेव जो होता है ना, रिप्रेजेंटेड बाय एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस एंड द वेवलेंथ, ठीक है। और साउंड के जो वेव्स है, ये वेव्स मेनली वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए हमारे साउंड को जो फ्रीक्वेंसी ये जानना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर एम्पलीट्यूड क्या है ये जानना पड़ेगा, एंड वेवलेंथ क्या है ये जानना पड़ेगा। तो ये मेन 3-4 चीज़ के ऊपर हमको अच्छे से जानना होगा। तो वेलोसिटी पहले देख लेते हैं कि वेलोसिटी एंड वेवलेंथ क्या होता है साउंड का, ठीक है। तो अगर एक साउंड ऐसे एक साउंड का एक डायग्राम ऐसे एक चार्ट बनाएंगे तो ये वेव, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन पे जा रहा है साउंड का वेव, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, और पार्टिकल की ऑसिलेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है कि जहाँ पे एक, अच्छा वेवलेंथ बाद में देखेंगे, पहले वेव वेलोसिटी के ऊपर बात कर लो। वेव वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू अच्छा डिस्टेंस बिटवीन टू, इसके बारे में बता देते कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट एंड टू सक्सेसिव थ्रू, इसको बोलेंगे हम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, तो दो सक्सेसिव क्रिस्ट मतलब जहाँ पे जो पार्टिकल के ऑसिलेशन मैक्सिमम पॉइंट, इसमें ये पॉइंट है इसका मैक्सिमम ऑसिलेशन का पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट से नेक्स्ट जो मैक्सिमम पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के जो बीच के जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे वेवलेंथ, ठीक है। और थ्रूफ कौन सा होता है, थ्रूफ मतलब जो मिनिमम जिसका ऑसिलेशन हुआ है, ठीक है। तो दो मिनिमम ऑसिलेशन के बीच के जो डिस्टेंस है इसको भी हम वेवलेंथ या लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ पता चल गया कि दो क्रिस्ट और दो थ्रूफ, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, सक्सेसिव होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक, इसको बोलेंगे हम वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद वेव वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, मतलब कोई एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम बोलेंगे वेव वेलोसिटी, ठीक। वेव लेंथ पता चल गया, वेव वेलोसिटी पता चल गया। अब देखेंगे स्पीड का हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू d/t, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो इस फॉर्मूला से देखेंगे तो स्पीड का जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड में अलग फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड हम v से डिनोट करेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारा वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ पता चल गया कि दो सक्सेसिव क्रिस्ट के या दो सक्सेसिव जो ट्रूफ होता है इसके बीच के जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ द साउंड आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, तो उसके पहले द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पार्ट, एडजेसेंट आइडेंटिकल पार्ट ऑफ अ वेव। मतलब आइडेंटिकल पार्ट मतलब क्या हो रहा है, ये जो दो क्रिस्ट या दो थ्रो इसके बीच का जो डिस्टेंस, इसको ही हम बोल रहे हैं कि वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन द एफ एंड लैम्डा इज इनवर्स, द हायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी द शॉर्टर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। मतलब क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफ एंड लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लैम्डा बढ़ेगा मतलब वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कमेगा,
और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द फ्री नंबर ऑफ वाइब्रेशन काउंटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई एक सेकेंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो एक सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। जैसे कि बोल सकते हो कि कोई एक चीज़ एक सेकेंड में 20 हर्ट्ज वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। हर्ट्ज से हम डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, 20 हर्ट्ज वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। और नॉर्मल जो हम लोग ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, हमारा जो हियरिंग होता है, हियरिंग जो हम नॉर्मल कान से सुन सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, ये होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। साउंड हम नॉर्मली सुन सकते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का एक और रिलेशनशिप है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो फ्रीक्वेंसी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगा तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि हमारा पास जो टाइम है, ये अगर टाइम यहाँ तक है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कि लो फ्रीक्वेंसी एकदम, ठीक है। यहाँ पे मीडियम फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब वाइब्रेशन की जो काउंट है ना, ये वाइब्रेशन की काउंट यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशन की काउंट इससे ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम के साथ कैसे ये कर रहा है इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग फॉर 20 सेकेंड, देन द फ्रीक्वेंसी विल बी कितना होगा, 1/20। कोई पार्टिकल अगर 20 सेकेंड्स के लिए ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, 20 सेकेंड्स के लिए ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली 1/टाइम, तो हम मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/20, ठीक है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या था, एक सेकेंड में कितना कर रहा है, तो 20 सेकेंड में कर रहा है, और एक सेकेंड में 1/20 हो जाएगा, सिंपल मैथ था। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम, कुछ मीडियम में स्पीड का साउंड हम लोग देखेंगे, जैसे कि एयर में तीनों कंडीशन में स्पीड का साउंड क्या होता है। एयर में अगर 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा तब 331 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और उसके बाद एयर में 22 डिग्री सेल्सियस, एंड एयर में 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर बोलेंगे। तो ये मेनली हम याद रखेंगे इसको, ठीक है। और इसको, ये दोनों हमको याद रखना होगा। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 346 मीटर पर सेकेंड। हमेशा स्पीड ऑफ द साउंड को हम मीटर पर सेकेंड से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 345 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को एक लाइन में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में कितना हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब स्पीड ऑफ द साउंड एंड डिफरेंट मीडियम के बारे में बात करेंगे, और भी मीडियम के बारे में, जैसे कि बहुत एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ द साउंड इन स्टील कितना होता है, ठीक है। चार ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे कॉन्टिन्यूस दे देगा चार, ठीक है। तो हमको याद रखना होगा कितना होता है स्पीड ऑफ द साउंड इन स्टील, जैसे कि 5960, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम नोटिस करेंगे, सॉलिड मीडियम हो गया, ये लिक्विड मीडियम होगा, ये गैसेस मीडियम होगा। तो स्पीड हम देख सकते हो कि स्पीड साउंड सॉलिड की अगर बात करेंगे, जो कोई भी सॉलिड उठा लो, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, निकेल हो गया, स्टील हो गया, आयरन, ब्रश, ग्लास, कोई भी स्टील हो गए सॉलिड होगा, तो इसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा साउंड की जो स्पीड है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। इंडिविजुअली एक एक को याद करेंगे, लेकिन जो बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इसमें सॉलिड में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में एंड इथेनॉल में बात करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, एंड गैसेस में बहुत कम होता है, जैसे एयर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है एक बार मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैसे कि एयर हो गया, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन में, इथेनॉल में, डिस्टिल वाटर में, सी वाटर में, ग्लास में, आयरन में, स्टील में, निकेल, एल्यूमिनियम में, ठीक है।
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछा गया है, ठीक है, इन सारे में से। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, अभी तक जितना हम लोगों ने कवर किया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है कुछ। इन डैश द इज द वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ विच एनेबल्स अस टू स्पीक। कौन सा हमारे बॉडी में पार्ट है जो हमारे जो बात करते हैं हम लोग, आवाज़ निकलते उसके लिए जिम्मेदार है? कौन? वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड में, वोकल कॉर्ड कहाँ पर रहता है? लैरिंग्स में रहता है, ठीक है। अगर वोकल कॉर्ड ऑप्शन में रहेगा तो इसको ही टिक करना पड़ेगा, अगर वोकल कॉर्ड नहीं है तो लैरिंग्स टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड रहता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, बायोलॉजी में अच्छे से हम लोगों ने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। लैरिंग्स कहाँ पे, कुछ इस टाइप का देखने को। इसके बाद जो ट्रैकिया वाला सेक्शन है इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वोकल कॉर्ड हो जाएगा आंसर। और दोनों को एक चीज़ हम बोल सकते हैं जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव हम मैकेनिकल वेव सुनते हैं हम इसको ऐसे याद रखेंगे, मैकेनिकल वेव मतलब मीडियम की ज़रूरत होगा, और मीडियम की ज़रूरत किस में होता है? साउंड में होता है। सिमिलरली तो साउंड वेव हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कैन नॉट ऑकर इन द साउंड वेव। कौन से साउंड वेव में नहीं देखने को मिलता? साउंड में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है एंड डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे रिफ्लेक्शन कब होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है मालूम है? कि कोई भी अगर एक फांका कमरा है, ठीक है, एम्प्टी रूम है, और तो एम्प्टी रूम में अगर आप बात करेंगे या कोई भी साउंड नॉइस होगा तो बहुत इको करता है, ठीक। इको क्यों होता है? ये अपने बात किया, ये जो भी दीवार वगैरह है इससे टकरा के फिर आप सुन सकते हो आवाज़, तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए जो स्टूडियो वगैरह होता है जहाँ पे गाना वगैरह रिकॉर्ड होता है या कोई भी स्टूडियो आप देखेंगे तो उसमें वॉल में एक्विस्टिक फॉर्म लगाया जाता है, ठीक है। एक्विस्टिक फॉर्म क्या होता है? ऐसे टाइप का देखने को मिलता है। तो ये फॉर्म क्या कहता है? ये जो साउंड आप लोगों ने प्रोड्यूस किया इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन नहीं होने देता। तो ये रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये सब क्या होता है? साउंड के प्रॉपर्टीज होता है, फिनोमेनन होता है, लेकिन पोलराइजेशन ये नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीडियम 1 है वाटर, मीडियम 2 है स्टील एंड मीडियम 3 है नाइट्रोजन। पुट द स्पीड ऑफ द साउंड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे के क्रम में हमको लिखना पड़ेगा, जहाँ पे वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड होगा? स्टील में होगा, 1 नंबर हम इसको देंगे, फिर वाटर में, फिर हो जाएगा नाइट्रोजन में, ठीक है। नाइट्रोजन में इसको 1, एक सेकेंड, ऐसे बोल देते इसको कि स्टील में हो जाएगा 1, ये 2, ये 3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पुट द स्पीड ऑफ द इन द असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये नहीं होगा, गलत है। इंफ्रासाउंड ये बाद में करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये अभी पढ़ा नहीं हम लोगों ने। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड थ्रोव इज x। द डिस्टेंस द वेवलेंथ ऑफ द वेव कितना अच्छा, ये इमेज अगर देखेंगे इसमें क्या बोला है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट के जो इसके क्रिस्ट एंड ट्रूफ इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये x है। क्रिस्ट एंड ट्रूफ के बीच में मतलब ये हम खुद से ड्रॉ करें, अगर क्रिस्ट कौन सा होगा? ये वाला सेक्शन, और ट्रूफ कौन सा होगा? ये वाला सेक्शन। तो इसके बीच में डिस्टेंस बोल रहा है x, तो वेवलेंथ क्या हुआ? वेवलेंथ 2 सक्सेसिव क्रिस्ट के बीच में होगा। तो इसके इन दोनों के बीच में हो सकता है कि इन दोनों के बीच में हो सकता है, तो ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। तो आंसर जो होगा ये हो जाएगा 2x, x प्लस x हो जाएगा 2x। कंप्रेशन आर फॉर्म्ड एट द प्लेस ऑफ द वेयर द एयर प्रेशर इज कंप्रेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे डेंसिटी हाई होता है, प्रेशर हाई होता है। रेफ्रिक्शन कहाँ पे होता है? जहाँ पे डेंसिटी कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इन द मीडियम whose frequency is for 840 हर्ट्ज एंड स्पीड इज बोल दिया, ठीक है। तो हमको क्या निकालने बोला है? हमको व्हाट इज द वेवलेंथ, लैम्डा निकालने बोला है, ठीक है। लैम्डा निकालने बोला है, जहाँ पे स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी दे दिया। तो हमको एक सिंपल फॉर्मूला पता है कि स्पीड ऑफ द साउंड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो हमको क्या पता है? फ्रीक्वेंसी पता है, वी पता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई ए हम यहाँ पे पुट करेंगे 380 बाई 840। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑडिएबल रेंज
ऑफ साउंड और ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली, द ह्यूमन बीइंग कितने तक साउंड को सुन सकते हैं? 220 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अभी आते हैं मैक नंबर के ऊपर, ठीक है। मैक नंबर का एक सेक्शन यहाँ पे ऐड कर देते कि मैक नंबर क्या होता है। तो मैक नंबर इज बेसिकली क्या होता है? मैक नंबर इज ऑब्जेक्ट स्पीड बाय स्पीड ऑफ द साउंड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्पीड में जा रहा है तो उसकी स्पीड बाय द स्पीड ऑफ द साउंड, इसको हम बोलेंगे क्या? मैक नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैक नंबर का कुछ यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि एक होता है कोई एक शॉक वेव, आप सुना है कि शॉक वेव किसको बोलते हैं? शॉक वेव किसको बोलते हैं? अगर व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड, कोई भी साउंड का अगर उस मीडियम में साउंड का जो स्पीड है उससे ज़्यादा जो अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड हो जाएगा, ठीक है, तब उसको बोलेंगे शॉक वेव, ठीक है। तो इसका जो साउंड होता है ना, इस कौन कौन शेप का एक साउंड, एक डिस्टर्बिंग साउंड होता है, ठीक है। कोई भी अगर जेट प्लेन वगैरह कोई जाए ना तो उसका एक साउंड अगर सुनेंगे तो कौन नेचर का साउंड इसको बोलते हैं हम? तो इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है शॉक वेव में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द साउंड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ज़्यादा हो जाता है उस मीडियम में स्पीड ऑफ द साउंड की, ठीक है। और यहाँ पे मैक नंबर में तीन चार चीज़ होता है, जहाँ पे इसको एक को बोलेंगे हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक, उसके बाद सबसोनिक, और एक चीज़ जो होता है ट्रांससोनिक, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ हमको ये याद रखना होगा। हाइपरसोनिक कब होता है? जब मैक नंबर की जो वैल्यू ये ग्रेटर देन 5 होता है, ठीक है। हाइपरसोनिक ग्रेटर देन 5 मैक होता है, ठीक है। उसके बाद सुपरसोनिक कब होता है? जब ये ग्रेटर देन 1 मैक हो जाता है, मैक नंबर की वैल्यू। ये हाइपरसोनिक ग्रेटर देन 5 मतलब ये स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये ऊपर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तभी तो हाइपरसोनिक हो जाएगा ना। सुपरसोनिक कब होगा? जब थोड़ा सा ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ द उस मीडियम में, स्पीड ऑफ द साउंड के मुकाबले ऑब्जेक्ट का स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। सबसोनिक लेस देन, जब लेस देन 1 मैक नंबर होगा, ठीक है। और ट्रांससोनिक जब इजिकल टू 1 मैक नंबर हो जाएगा, ठीक। जब ट्रांससोनिक मतलब जहाँ पर हमारा जो स्पीड ऑफ द साउंड एंड ऑब्जेक्ट का स्पीड, इन दोनों का स्पीड सिमिलर हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांससोनिक। एक सेकेंड, TRANSONIC, ठीक है। तो ये ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक एंड सबसोनिक, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया और मैक नंबर क्या होता है ये देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लिखेंगे अगर वेलोसिटी ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड, इसको इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बता दिया, वेवलेंथ बता दिया, तो हमको साउंड स्पीड निकालने बोले, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हो। उसके बाद पिच के बारे में बात करेंगे। तो पिच क्या होता है? पिच बेसिकली हाउ द ब्रेन इंटरप्ट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंटिमेटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। तो पिच क्या होता है? मेनली पिच एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है। पिच अगर पिच और साउंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेट होता है। जैसे कि पिच अगर किसी का पिच मतलब अगर हम लोग बात करते हैं ना तो फीमेल का पिच बहुत हाई होता है, फीमेल की वॉइस का आप अगर सुनेंगे ना तो पिच का पिच बहुत हाई होता है, ठीक है। तो इसका पिच अगर हाई होगा किसी का, तो पिच हाई होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। अगर पिच कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा। तो पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पिच और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से बहुत मिलता है, ठीक है। तो पिच एंड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, अभी एक चीज़ कि फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ द हियरिंग ऑफ द ह्यूमन का कितना होता है? ये पहले ही देखा कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। अच्छा
उसके बाद अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ जैसे कि इंफ्रासाउंड, ठीक है। एक तीन चीज़ होता है, एक तो ऑडियोबल साउंड वेव हो, जहाँ जहाँ से ऑडियोबल मतलब जहाँ पे 20 हर्ट्ज से 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज हम बोल सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज तक होगा, ये होगा ऑडियोबल, ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं, ऑडियोबल, ठीक है, ऑडियोबल साउंड वेव, ठीक है। उसके बाद दो और चीज़ आता है, जहाँ पे एक होता है इंफ्रासोनिक होता है, एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, ठीक है। इंफ्रासोनिक मतलब जी जो साउंड वेव होगा ये 20 हर्ट्ज से कम होगा, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होगा, इसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे। और अल्ट्रासोनिक होगा जो 20 किलो हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा होगा, इसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया। तो अल्ट्रासोनिक क्या होगा, अल्ट्रासोनिक इज द साउंड वेव द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन द अपर ऑडिएबल लिमिट। तो इसको बोलेंगे कि 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा होगा इसको अल्ट्रासोनिक बोलेंगे, और 20 किलो इंफ्रासोनिक कौन क्या होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा तो ये इंफ्रासोनिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इंफ्रासोनिक ये, हाँ, और कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हम एक चीज़ देखेंगे, जो भी स्पीसीज वगैरह है ये कौन से साउंड रेंज को सुन सकता है, ठीक है। एक ह्यूमन हो गया, ह्यूमन के लिए 20 उसके बाद 5 ईयर्स बेबी, अगर बेबी का कोई चिल्ड्रेन वगैरह 5 ईयर्स से कम होगा, और डॉग वगैरह होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 25,000 के आसपास सुन सकता है। उसके बाद राइनोसोरस, बैट, जो एलिफेंट, ये बहुत बैट, राइनोस, रैट, एलिफेंट, मॉथ, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट हम देखेंगे ना, इसके मदद से हम देख सकते हैं। ये हो गया हमारा इंफ्रासोनिक, ये हो गया अल्ट्रासोनिक, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक हो तो इसमें कौन सा एनिमल्स होगा जो ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंफ्रासोनिक कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, एलिफेंट हो गया, विल्स हो गया, हिप्पोस हो गया, ठीक है, राइनो हो गया, पीकॉक हो गया। तो ऐसे मैं ऐसे याद करता था इसको, इंफ्रा मतलब कम साउंड, और कम साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा, जो बड़े बड़े एनिमल्स होगा, जैसे कि हिप्पोपोटेमस, विल्स हो गया, एलिफेंट्स हो गया, तो ये बड़ा एनिमल्स कम साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अल्ट्रासोनिक मतलब जो 20 किलो हर्ट्ज से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये कौन प्रोड्यूस करेगा, जो एनिमल्स बहुत छोटे होंगे, जैसे कि बैट हो गया, डॉल्फिन हो गया, डॉग्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, ये बहुत छोटे एनिमल्स है, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है कि एनिमल्स एंड इंफ्रासाउंड, जो एनिमल्स कैन डिटेक्ट इंफ्रासोनिक से ये कुछ, और अल्ट्रासाउंड ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड हैज़ अ मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग power than ordinary sound, ठीक है। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर द सी एंड द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। अच्छा, जो अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह होता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होता है इसका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, जैसे सी के अंदर तो हम लोग लाइट से नहीं देखेंगे, उसमें हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के मदद से देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी अल्ट्रासोनिक साउंड, ऐसे कोई भी समुद्र के अंदर कोई भी पार्टिकल्स ऐसे है जो हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ऐसे पास करेंगे, ये रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर आ जाएगा। तो ऐसे हम जो भी सी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, या हमारी बॉडी के इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है ना, इसके लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड को इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, तो एक एप्लीकेशन जैसे कि डिटेक्टिंग फ्लॉज, इंटरनल क्रैक्स वगैरह, होल्स, ये सब फाइंड आउट करने के लिए एन अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू द इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्ट द वेव फॉर्म, ठीक है, वेव बैक, एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एंड द ऑर्गन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो इंटरनल ऑर्गन वगैरह होगा, इसका जो इन्वेस्टिगेशन मतलब देखना, या उसका जो रिपोर्ट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, ये हमारा जो अल्ट्रासोनोग्राफी है ना, ये सोनोग्राफी, इसके मदद से क्या एक इमेज वगैरह क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल इमेज, ये बॉडी के जो इमेज वगैरह होता है इसके लिए। उसके बाद जो एम्पलीट्यूड है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड अगर इस पिक्चर में देखेंगे ना, यहाँ पे ही दिया होता है एम्पलीट्यूड मतलब जो मैक्सिमम जो पार्टिकल की ऑसिलेशन हो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या होता है। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड ऑफ एन वेव इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द टॉप ऑफ द क्रिस्ट और द बॉटम ऑफ द थ्रो, इट मेजर्ड इन मीटर।
तो ये क्या होता है, सेंटर लाइन होता है, ये होता है सेंटर लाइन, ठीक है, ये सेंटर लाइन हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा क्रिस्ट, और ये हो गया थ्रू। तो जो मैक्सिमम जो होगा क्रिस्ट और मैक्सिमम जो थ्रू होगा, इसके जो दो सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस होगा इसको ही बोलेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एम्पलीट्यूड को हम मीटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड को मीटर से डिनोट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लो में एम्पलीट्यूड, मतलब लो एम्पलीट्यूड, इसका जो क्रिस्ट या थ्रू होगा, इसका जो जो डिस्टेंस है बहुत कम है, और जो लो एम्पलीट्यूड होगा ये साउंड क्या होगा, क्वाइट साउंड प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा साउंड भी कम हो जाएगा। लेकिन कि जिसमें क्रिस्ट या थ्रू इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा सेंटर लाइन से, तो इसका एम्पलीट्यूड होगा कि हाई एम्पलीट्यूड और लाउड साउंड। तो एक रिलेशनशिप हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, लाउडनेस। डायरेक्टली नहीं होता, लाउडनेस के होल स्क्वायर से होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे लाउडनेस देख सकते हैं कि लाउडनेस इज मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीडिंग द ईयर पर सेकेंड। तो ये ईयर पर सेकेंड के मुताबिक फॉर्म में ये हमको निकालना पड़ता है लाउडनेस। और लाउडनेस क्या होता है, एम्पलीट्यूड की जो स्क्वायर के इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सिमिलरली हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, लाउडनेस की जो हम यूनिट मेज़र करते हैं वो डेसिबल, जो मेज़र करते हैं डेसिबल की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। इसको हम बचपन से पढ़ते हैं कि डेसिबल, कितना डेसिबल रखना चाहिए, कोई भी अगर एरिया होगा इसका डेसिबल कितना होगा, और नॉइस का जो भी है। तो डेसिबल अबाउट 80 डेसिबल ऑफ साउंड बिकम द फिजिकली पेनफुल नॉइस। तो 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर लाउडनेस होगा कोई भी प्लेस का, तो उसमें क्या होगा, फिजिकली हम लोग पेनफुल, ये सुनने में बहुत कष्ट होगा, ठीक है। इसका नॉइस लेवल, तो नॉइस लेवल का एक चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि एवरेज डेसिबल के हिसाब से जो ब्रीदिंग हम लोग कर सकते हैं उसके क्या होता है, जो मॉडरेट रेन होता है, जो कॉन्वर्शन वगैरह होता है, वैक्यूम, और जो ट्रैफिक का जो होता है हमारा और डे टू डे लाइफ में हम लोग रोड में जो ट्रैफिक फेस करते हैं ना, उसका जो नॉइज लेवल कितना होता है, थंडर स्टॉर्म का देख सकते हो आप। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई भी एरिया का पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। ये सेक्शन कभी कभी जो ये होता है ना, एनवायरनमेंट के सेक्शन में भी पूछता है, और नॉर्मल साउंड के चैप्टर से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई भी एरिया अगर इंडस्ट्रियल एरिया होगा ना, तो उसके एक लिमिट होता है, कोई इतना लिमिट तक आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका टाइमिंग भी दिया जाता है कि कितना टाइमिंग तक कितना टाइम में कितना साउंड प्रोड्यूस किया हो। तो ये इतना ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम याद रखेंगे ये वाला सेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा ये 75 डेसिबल के आसपास ये लिमिट है। उसके बाद कमर्शियल एरिया, जो कमर्शियल मतलब जो कमर्शियल पर्पस में यूज़ होता है जो एरिया, उसके अंदर थोड़ा कम होगा, ठीक है, 65 डेसिबल के आसपास। जो रेसिडेंशियल एरिया मतलब हम लोग जहाँ पर रहते हैं घर वगैरह होगा, तो उसके आसपास 50, जहाँ पर जो पीपल ह्यूमन बींग या एनिमल्स बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जो डेसिबल की मात्रा होगा थोड़ा कम होगा। उसके बाद साइलेंट एरिया, जहाँ पे मान लीजिए कोई मंदिर वगैरह होगा, या कोई ऐसे प्लेस जहाँ पे साइलेंट चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम हो रहा है एग्ज़ाम सेंटर के आसपास, तो ये थोड़ा और कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस वगैरह हैं, तो ये देख लेना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑन द स्पीड ऑफ द साउंड। कोई फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होता है स्पीड के साउंड के स्पीड के ऊपर, जो साउंड के स्पीड किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि 3 मेनली फैक्टर होता है, जैसे कि टेम्परेचर, डेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी। इन 3 के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज करेगा। मतलब टेम्परेचर मान लीजिए एक पार्टिकल है, ठीक है। तो इसमें अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, यहाँ पे हीट दे रहे हो, ठीक है। हीट देने से क्या होगा, इसका मॉलिक्यूल्स के रैंडमनेस बढ़ेगा, ठीक है, रैंडमनेस बढ़ेगा। तो रैंडमनेस बढ़ने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट ज़्यादा करेगा। तो जितना वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे कि जो जितना वाइब्रेट करेगा, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह बाय थ्रू द वाइब्रेशन, पार्टिकल के वाइब्रेशन होगा, तो एक जगह से दूसरी जगह थ्रू द मीडियम क्या होगा, साउंड ट्रैवल करेगा। तो हीट बढ़ने से क्या होगा, जो वाइब्रेशन होगा पार्टिकल्स के बीच में, जो रैंडमनेस बढ़ेगा, तो इससे जो स्पीड ऑफ द साउंड हो ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमको पता चले कि टेम्परेचर के कंपैरेटिवली कैसे चेंज होता है। उसके बाद
डेंसिटी पे आते हैं, डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी मन में कि यहाँ पे तो बोला है कि डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीज करेगा, लेकिन एक यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे गया, यहाँ पे कि स्पीड डेंसर मीडियम में पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा, जो सॉलिड में ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद लिक्विड में हो रहा था, उसके बाद गैस में हो रहा था। लेकिन यहाँ पे बोला कि जो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ द साउंड वो डिक्रीज करेगा। ये क्यों होता है, मान लीजिए दो अलग अलग यहाँ पे एक कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। दो अलग अलग मीडियम है, ठीक है। एक मीडियम है यहाँ पे थोड़ा डेंस पार्टिकल से भरा हुआ, ठीक है, ऐसे कुछ, और यहाँ पे एक थोड़ा दूर दूर ऐसे पार्टिकल्स यहाँ पे बिखरा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये जो डेंसिटी ये ज़्यादा है यहाँ पे, ये कम डेंसर है। तो अगर इसके बीच में अगर कंपैरिजन करें, दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ पे स्पीड क्या देखने को मिलता है, स्पीड यहाँ पे अगर इस पार्टिकल में ये इसका क्या होगा, वाइब्रेट जब करेगा, वाइब्रेट करेगा तो ये वाइब्रेशन इसमें आएगा, ये वाइब्रेशन इसमें आएगा, इसका वाइब्रेशन इसमें आ जाए, तो ये वाइब्रेट करेगा तो इसका जो पार्टिकल के स्पीड होगा ये यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो जगह है इसके लिए वाइब्रेशन यहाँ पे आसान रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो एकदम ही डेंस है तो ये वाइब्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कंपैरिजन अगर करेंगे तो इसका बीच में, तो ये जो जिसका वाइब्रेशन हो रहा है, जो जहाँ पर डेंसिटी कम है, तो इसके जो होने के चांसेस जहाँ पर स्पीड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी इंक्रीज एंड द स्पीड डिक्रीज। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ द साउंड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर एयर में ज़्यादा आ जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो काइंड ऑफ लिक्विड मीडियम हो जाएगा गैसियस से, तो उसमें ये स्पीड ज़्यादा आसानी से ट्रांसफ़र कर जाएगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, रिफ्लेक्शन ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिफ्लेक्शन जो हम लोग अगर बंद कमरे होगा इसके अंदर आप कुछ बोलेंगे तो ये साउंड जो है टकरा के आप खुद ही सुन सकते हो, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोलेंगे। ये प्रॉपर्टी हम लाइट में भी देखेंगे। उसके बाद ये प्रॉपर्टी साउंड में भी होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट का जो लॉ का रिफ्लेक्शन होगा, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, तो वो लॉ और ये लॉ सिमिलर होता है, ठीक है। अच्छा, और दो चीज़ जैसे कि एक होता है हमारा इको, क्या होता है इको, बेसिकली इको जो हम बोलेंगे, इको मतलब जो आवाज़ जो गूंजता है ना उसको ही हम इको बोलेंगे। जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम इको बोलेंगे। बहुत देर तक सुनाई देता है ना, एक बात मान लीजिए, एक बात कर ले हम, ठीक है, और ये बंद कमरा है, तो ये आवाज़ एक बार हेलो बोले तो ये हेलो बहुत बार ऐसे सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम इको। वॉट एवर वी स्पीक इट परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। ये हमारे ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है, ठीक है, कोई भी अगर चीज़ हम बोलेंगे वो चीज़। उसके बाद बट वी कैन नॉट लिसन द इको अनलेस इट्स गेट रिफ्लेक्टेड। ये जब रिफ्लेक्टेड होना बंद हो जाएगा होगा तब तक हम इसको सुन सकते हैं, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड कॉजेज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड इको। ये सिमिलर चीज़। अच्छा, इको का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इको का फॉर्मूला क्या होता है, इससे हम डिनोट करेंगे 2D/T। डी क्या होता है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सोर्स, ठीक है। ये एग्जाम में दिया होगा, टी का वैल्यू दिया होगा तो एस पूछेगा, ठीक है। जो इको का जो स्पीड होगा तो उसका स्पीड इको का फॉर्मूला ये हम फुट करेंगे, ठीक है। तो तीनों अगर दिया होगा तो ये हम बता सकते हैं, ठीक है। और द टाइम टेकन ऑफ एन इको डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सोर्स। जो इको का जो टाइम होगा ये कौन डिसाइड करेगा, जो सोर्स होगा और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जहाँ भी वो टकरा रहा है, इन दोनों के जो ये है ना, इन दोनों के जो डिस्टेंस होगा इसकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इको होने के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस होना ज़रूरी है, मिनिमम डिस्टेंस ये क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। ये हमारा PYQ है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस टू फॉर इको कितना डिस्टेंस चाहिए, 17.2 मीटर। 17.2 मीटर की डिस्टेंस होना ज़रूरी है। इको कोई भी जगह में इको होगा तो डिस्टेंस होना ज़रूरी है। कोई एक यहाँ पे क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस
17.2 मीटर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये 344 क्या है, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, ठीक है। 0.1 सेकेंड में, यहाँ पे 0.1 सेकेंड कहाँ से आया, मिनिमम टाइम इंटरवल से, और 2 से डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद दो और चीज़, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड में कौन से जहाँ पे एप्लीकेशन, जैसे कि लाउड स्पीकर में टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना, उस टेथोस्कोप में यूज़ होता है। उसके बाद सीलिंग ऑफ द जो कॉन्सर्ट हॉल वगैरह होता है, उसमें रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि इन कॉन्सर्ट हॉल द सीलिंग आर मेड ऑफ कर्व सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस रीच ऑल ओवर द कॉर्नर। जो कर्व होता है ना, ये वॉल वगैरह जो कर्व होता है, क्यों यहाँ पे स्पीकर वगैरह जो भी होगा, ये रिफ्लेक्ट होके अगर रिफ्लेक्ट होगा तो यहीं पर ना रहकर पूरा हॉल में सबको सुनाई दे, इसलिए जो सरफेस वगैरह वो कर्व नेचर का देखने को मिलता है, ठीक है। सीलिंग वगैरह जो भी होगा, मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन की डेप्थ देखने को मिलता है। जब ओशन में कोई ऐसे साउंड जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट करके आएगा, तो ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना स्पीड हुआ, कितना क्या हुआ, तो इससे हम ओशन की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। सोनर जो होता है, सोनर मतलब साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, जो डिवाइस आर यूज टू अल्ट्रासोनिक साउंड टू वेव टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट। अल्ट्रासोनिक साउंड नेविगेशन जो हम लोग रिसेंटली यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसकी मदद से एक चीज़ इसका ख़राब ये होता है कि जो वाटर की जो डॉल्फिन वगैरह होता है ना, व्हेल्स डॉल्फिन, तो इसको बहुत तकलीफ होता है। जो डॉल्फिन है, बाकी जो वाटर की बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं, डॉल्फिन, व्हेल्स, ये भी सोनार का इस्तेमाल करते, साउंड नेविगेशन की इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों की तो आँखें नहीं होता ना, और पानी के अंदर वो तो काम नहीं कर, तो उसके लिए ये जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या साउंड जो वेव होता है, वो मान लीजिए एक व्हेल है, ठीक है, तो ये व्हेल है, तो ये क्या करेगा, इसके यहाँ से साउंड ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन खोजने के लिए, या कहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह हो, तो इसके लिए ये भी इस सेम टाइप ऑफ एक को इस्तेमाल करता है, जिसको हम बोलेंगे साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग, सोनार को। तो रिसेंट जो भी हमारे शिप वगैरह या सबमरीन में ये सोनार का इस्तेमाल बंद कर दिया, कोई नया टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, अभी रिवाइब्रेशन एक चीज़ होता है। रिवाइब्रेशन क्या होता है, रिवाइब्रेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड ड्यू टू द रिपीटेटिव रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन हुआ, इको हो गया, ठीक है, उसका हमारा ब्रेन में कितने टाइम तक रहता है, 0.1 सेकेंड तक। लेकिन एक और चीज़ होता है जिसको बोलेंगे रिवाइब्रेशन, मतलब परसिस्टेंट एक रह जाते हैं। मान लीजिए कोई बंद कमरा हो, या कोई फाँका गुफा हो, या फाँका प्लेस हो, तो उसमें अगर हम एक बोलेंगे ना हेलो, ठीक है, एक बहुत देर तक एक हेलो 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 ऐसे सुनाई देता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे तो ईगो, ठीक है। लेकिन एक हेलो ओ वाला, ये हो ना, ये ओ वाला बहुत देर तक सुनाई देता है, इसको बोलेंगे रिवाइब्रेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द साउंड। जो साउंड है ना, ये प्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम दो चीज़ हम याद रखेंगे, इको कैसा होता है और वाइब्रेशन कैसे होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा चीज़ जो कि है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, डॉपलर इफेक्ट द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी की चेंजेस होते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और एक सोर्स है, तो सोर्स और ऑब्जर्वर कोई भी अगर एक चेंज होगा ना, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये भी इसके भी अपेरेंट चेंजेस आने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और एक गाड़ी जा रहा है हॉर्न बजाते हुए, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके जो भी इसके लिए ये सोर्स हो गया, ये ऑब्जर्वर होगा, तो फ्रीक्वेंसी में एक अपेरेंट चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्यों होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स। यहाँ पे हो गया, कहीं पर आप मूव कर रहे हो, ऑब्जर्वर जो सोर्स है ये फिक्स्ड है, तो इन दोनों चीज़ों के लिए एक फ्रीक्वेंसी में एक अपरेंट चेंज आता है। तो इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। यही बताए यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ जो भी यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह, ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, वेवलेंथ एल, फ्रीक्वेंसी एफ एंड स्पीड ऑफ द साउंड अल्फा से ए से डिनोट करेंगे। तो इसके बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है एक बार देख लेना। मेनली तो एक जो फॉर्मूला है वो ही काम आता है। एक हो गया वी इज इक्वल टू क्या, लैम्डा इंटू एफ, ये फॉर्मूला हो गया।
उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड के। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो बहुत पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। एंड प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड प्रोपोगेट थ्रू द वाइब्रेशन एंड ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आर लूज टेक प्लेसेस। ठीक है, कोई भी एनर्जी होता है ना, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा तो उसमें क्या होगा, तो थोड़ा बहुत एनर्जी लॉसेस भी होगा, तो वही बताया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है जैसे कि लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विद प्रोड्यूस, क्या एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो सिमिलरली जो लाउडनेस होगा ये ज़्यादा होगा। साउंड इज अ काइंड ऑफ क्या, एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी, बार बार बोल रहे हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सबसोनिक साउंड। सबसोनिक का क्या होगा, एक तो सबसोनिक मतलब एक हो गया इंफ्रा ऑडियोबल और सब। तो सब का क्या होगा, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ये क्या होगा, एक सेकेंड, मोर देन क्या होगा 20 किलो हर्ट्ज, ये हो जाएगा। द कैरेक्टरिस्टिक, ये अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच enables us to distinguish the one sound from another having the same pitch and the loudness। कोई अगर साउंड है जिसका पिच एंड लाउडनेस दोनों सिमिलर है, लेकिन एक साउंड है दूसरे और एक साउंड होगा और एक साउंड, इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंग्विश करेगा कि इसका ये अलग साउंड है ये अलग साउंड है, लेकिन इस दोनों का पिच और लाउडनेस दोनों सेम है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसको हम टिम्बर बोलेंगे। कभी बहुत बार पूछ लेता है कि टिम्बर क्या होता है। उसके बाद व्हाट डू डॉल्फिन बैट्स एंड पर्पस यूज, कौन सा, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद ऑन द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो इंक्रीज करेगा स्पीड ऑफ द साउंड। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन हैं आप लोग देख लेना। जैसे कि यहाँ पे डैश इज द वाइब्रेटिंग पार्ट, वोकल कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वगैरह है। अच्छा कुछ और चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे, जैसे कि कहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ द ओशन मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट से होता है, डेप्थ ऑफ द ओशन मेजर बाय कौन से इंस्ट्रूमेंट में, मेजर बाय डिवाइस फैडोमीटर, अरे पेन को, फैडोमीटर। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस ऑफ द ओशन इज मेजर बाय, ओशन की जो डिस्टेंस होगा उसको कौन मेजर करेगा, ये भी देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ द ओशन मेजर बाय नॉटिल माइल। ठीक है, अच्छा बाकी तो हो गया। एक यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि साउंड की जो वेव होता है ना, वेव कहाँ गया, वेव वाला सेक्शन उसमें ऐड करते हैं कि वेव जो होता है ना, कौन से वेव का वेव लेंथ ज़्यादा होगा, कौन से वेव का वेव लेंथ कम होगा, ये पूछ लेता है कभी कभी, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेव लेंथ किसका ज़्यादा होगा, एंड वेव जो ये है ना फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ की टर्म्स में, एक यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेव लेंथ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएंगे तो बढ़ेगा, और वेव लेंथ राइट से लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ पे फर्स्ट होगा रेडियो वेव, फिर होगा हमारा माइक्रोवेव, उसके बाद होगा इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल वेव, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्स रे एंड लास्ट गामा रे।
तो क्या हो गया, रेडियो जो वेव होगा इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ, एंड गामा रे का जो वेवलेंथ होगा मिनिमम होगा, एंड फ्रीक्वेंसी गामा का मैक्सिमम होगा एंड वेव का मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट हो गया, ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ है हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह भी अच्छे से कर लिया, तो कोई चीज़ बाकी नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई और तो कुछ नहीं, हाँ ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने देख कवर कर लिया आज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, हमारा ये पूरा साउंड का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कभी कभी एक बार यहाँ पे लिख देते एक चीज़ लास्ट, ठीक है। लाउडनेस और जो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन क्या, और पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन क्या, ठीक है। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, और पिच ऑफ द साउंड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में बात कर लिया अभी, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा पूरा साउंड का चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजी के ऊपर। तो थैंक यू सो मच पूरा लेक्चर देखने के लिए, एंड इसका जो PDF वगैरह होगा ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी लेक्चर्स के लिए और फर्दर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।